Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 3rd of November 2023. तो गाइज आज है तारीख 3 नवंबर 2023 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड एडिटोरियल डिस्कशन को। लेकिन लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन UPSC। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का PDF मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का PDF मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है राजा जी टाइगर रिजर्व को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि UPSC प्रीवियस ईयर साल 2015 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज गिवन क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस रिसेंटली। दोस्तों नीचे ऑप्शन में आपको 4 अलग अलग लैंग्वेजेस यानी 4 भाषाओं के नाम दिए गए हैं। इनमें से कौन सी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको हाल ही में क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया। ऑप्शन नंबर A ओडिया, B कोंकणी, C भोजपुरी या फिर D आसामीज। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों आज का जो हमारा न्यूज़पेपर डिस्कशन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे आर्टिकल्स आज डायरेक्टली एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा रेलिवेंट आए हुए हैं। सबसे पहला ये आर्टिकल की बात करेंगे तो GS पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लिंक कर सकते हो। बात की जा रही है एक ऐसी बीमारी की, एक ऐसी डिजीज़ की जिसके पेशेंट्स लगातार इंक्रीज़ हो रहे हैं और भारत में 10 लाख से ज़्यादा मरीज आपको देखने को मिल जाते हैं। ये बीमारी कौन सी है, तो दोस्तों बात की जा रही है पार्किंसंस डिजीज़ के बारे में। तो अभी बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं रिगार्डिंग पार्किंसंस डिजीज़। बोला जा रहा है कि अगर इस बीमारी से लड़ना है तो इसके लिए यहाँ पर एक इंटेंस एक्सरसाइज की ज़रूरत है, एक भारी भरकम एक्सरसाइज, जिससे कि यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है ये थोड़ी बहुत कंट्रोल हो सकती है। लेकिन इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जिसको हमें मेंटेन करना होगा। दोस्तों ये एक अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और आज के समय पर मैं आपको बता दूं, पहले तो बुजुर्गों में ये प्रॉब्लम देखने को मिला करती थी, बट आज के समय पर जो युवा हैं उनमें भी यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स लगातार इंक्रीज़ हो रही है। इससे जो हमारा मेंटल कैपेसिटी है, ब्रेन की पावर है, वो पूरी तरह से कम हो जा रही है। तो अभी काफ़ी सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना यह है कि अगर आप एक इंटेंस एक्सरसाइज कर सकते हो, एक हाई वर्कआउट कर सकते हो, तो अगर ये काम कर लिया तो इससे कहीं ना कहीं जो पार्किंसंस डिजीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा धीमी हो जाएगी। इतना ज़्यादा असर इसका नहीं होगा जितना हो जाता है। अब ये तो आपने पढ़ा न्यूज़ जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ रहा है, लेकिन एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया तो डायरेक्टली आपसे पार्किंसंस डिजीज़ के बारे में पूछा जाएगा, जैसे कि पहले भी कई बार इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर पूछे जा चुके हैं। तो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर यही है कि हाल ही में जो हमारे न्यूरो साइंटिस्ट्स हैं उन्होंने यहाँ पर ये पाया ये कि भाई इंटेंसिव एक्सरसाइज कहीं ना कहीं पार्किंसंस डिजीज़ की बीमारी को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकती है। क्या है पार्किंसंस डिजीज़, आओ थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों एक प्रकार का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, सीधा आपके ब्रेन को ये बुरी तरह से अफेक्ट करता है। जो आपका नर्वस सिस्टम है उसके ऊपर इस बीमारी के अंदर में एक बहुत बुरा असर पड़ता है। नर्वस सिस्टम आपका वो पार्ट है बॉडी का जो कि आपकी नर्व्स को कंट्रोल कर रहा है, आपके पूरे बॉडी का बैलेंस मेंटेन कर रहा है। और अगर इसी सिस्टम के ऊपर में अफेक्ट पड़ेगा, ये सिस्टम अगर काम करना बंद कर देगा या बहुत धीमी गति से काम करेगा, तो इससे ऑब्वियस सी बात है आपके शरीर के जो मूवमेंट्स हो रहे हैं, आपका जो बॉडी का बैलेंस है वो सही से नहीं बन पाएगा। और यही कंडीशन है पार्किंसन डिजीज़ के अंदर भी। ये एक ऐसी प्रकार की कंडीशन है जिसमें जो एक पेशेंट होता है उसका अपने शरीर के मूवमेंट्स के ऊपर, उसके बॉडी के बैलेंस के ऊपर या तो बहुत कम कंट्रोल होता है या कोई कंट्रोल होता ही नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर ये बीमारी जैसे जैसे एक इंसान की उम्र बढ़ती चली जाएगी, ये बीमारी और ज़्यादा वर्स्ट होती चली जाएगी, बदतर होती चली जाएगी। लेकिन कुछ ही केसेस ऐसे भी हमको देखने को मिलते हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो बीमारी है ये बच्चों में भी देखने को मिली है। इवन टीन एजर्स के अंदर भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, पहले तो बस खाली यहाँ पर बुजुर्गों में देखने को मिल रही थी, बट आज के समय पर जो बच्चे हैं, युवा हैं, सब में ये प्रॉब्लम्स नज़र आ रही है।
सबसे परेशानी वाली बात यह है, इस बीमारी का कोई भी इस प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं है जिसको जड़ से ठीक कर सके, कोई भी क्योर नहीं है। बहुत सारी स्टडीज़ ने यहाँ पर सजेस्ट ये किया है कि जो पुरुष हैं, जो मेन हैं, मेन में ज़्यादा पार्किंसंस डिजीज़ देखने को मिला है एज़ कम्पेयर टू द वेमेन। तो महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों में ये बीमारी देखने को मिल रही है। सवाल यह है कि चलो इस बीमारी के बारे में तो हम समझ गए कि ये कौन से बॉडी पार्ट से रिलेटेड है और इसमें क्या होता है, लेकिन सवाल यह है कि इसके पीछे का मेन कारण क्या है, क्यों पार्किंसंस डिजीज़ यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। दोस्तों यहाँ पे पार्किंसंस डिजीज़ जो ये बीमारी होती है, इसके पीछे का रीज़न है आपके जो नर्व सेल्स हैं वो कहीं ना कहीं डैमेज होने लगते हैं, डीजनरेट होने लगते हैं। आपके ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ये डीजनरेट होने लगेगा और धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। स्पेशली वो पार्ट है जिसको हम बोलते हैं सब्सटेंशिया निग्रा। ये सब्सटेंशिया निग्रा आपके ब्रेन के अंदर में एक हिस्सा है जो कि आपके बॉडी के सारे मूवमेंट्स को कंट्रोल करने का काम करता है। ये सब्सटेंशिया निग्रा क्या है, मैं आपको एक फ़ोटो में दिखाता हूँ। दोस्तों ये आप देख सकते हो, ये जो ब्रेन है ना, ठीक है, ब्रेन में यहाँ पर ये जो बीच का हिस्सा आपको दिख रहा है, ये ब्रेन का बीच का हिस्सा दो टुकड़ों में बांटा गया है। एक टुकड़ा ये देखने को मिलेगा, ये तो हेल्दी वाला हिस्सा है, यानी कि ये जो पर्टिकुलर ब्रेन साइज़ है, यहाँ पे पार्किंसंस डिजीज़ नहीं हुआ है इसको। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको सब्सटेंशिया निग्रा दिख रहा है। सब्सटेंशिया निग्रा क्या है? ये आपको ब्लैक कलर की या ब्राउन कलर की एक छोटी सी जिगजैग लाइन दिख रही होगी। अगर मैं ड्रॉ कर दूँ तो ये आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। ये है सब्सटेंशिया निग्रा, ये प्रेजेंट है यहाँ पे, यानी ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन पार्किंसंस में आप देख पाओगे जो ये सब्सटेंशिया निग्रा है यहाँ पर, ये गायब हो चुका है, ये बुरी तरह से यहाँ पर अफेक्ट हो चुका है। और ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है ये हमारे बॉडी के मूवमेंट्स को कंट्रोल करने का काम कर रहा है। बट पार्किंसंस डिजीज़ में ये चीज़ें डैमेज हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, जिससे यहाँ पर जो मूवमेंट्स हैं बॉडी के वो कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हमारे नर्व्स के अंदर में इंजरीज़ हमको देखने को मिल जाती हैं, जो कनेक्शन है, जो कम्युनिकेशन वो सही से बैठ नहीं पाता है ब्रेन के अंदर। समझ गए? तो ये जो नर्व सेल्स हैं दोस्तों हमारे, वो ख़त्म होने लगते हैं, डाई होने लगते हैं, मरते मरते इम्पेयर्ड हो जाते हैं, उनका जो कनेक्शन है वो यहाँ पर टूट जाता है। और इसी वजह से यहाँ पर जब ये सब कुछ हो जाएगा तो इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल हमारे ब्रेन के अंदर में प्रोड्यूस होता है, डोपामिन। वो डोपामिन प्रोड्यूस नहीं हो पाता जब किसी पर्सन को पार्किंसंस डिजीज़ हो जाती है। तो दोस्तों डोपामिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। डोपामिन हमारे दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर्स के साथ में मिलकर काम करता है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, डोपामिन बाकी सारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स के साथ में मिलकर काम करता है ताकि जो मिलियंस ऑफ नर्व्स और मसल सेल्स हैं, हमारी जो बाकी सारी कोशिकाएं, नर्व सेल्स हैं, मसल सेल्स हैं, इनके साथ में कोऑर्डिनेट किया जा सके। तो डोपामिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट ये ख़त्म होने लगता है पार्किंसन डिजीज़ के अंदर में। तो सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि अगर किसी को बीमारी हो जाती है तो इसके लक्षण क्या दिखाई पड़ेंगे। लक्षण यह है कि शरीर वगैरह कांपने लगता है, हाथ, पैर, जॉ, तो ये सारी चीज़ें हमारी सही से काम नहीं कर पाती हैं। उसके अलावा दोस्तों जो हम लोग काम कर रहे होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा स्पीड जो है वो काफ़ी स्लो हो जाती है, बॉडी का बैलेंस प्रॉपर बन नहीं पाता, हम अपने बॉडी में एकदम प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मेंटेन नहीं कर पाते। जो पार्किंसंस के पेशेंट्स होते हैं इनमें कुछ और सिम्टम्स भी नज़र आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर खाना खाते हैं तो उस खाने को यहाँ पर लिगलना, ठीक है, या चबाना, या कुछ बोलने में प्रॉब्लम, यूरिनरी प्रॉब्लम्स, कॉन्स्टिपेशन, स्किन प्रॉब्लम, डिप्रेशन, इमोशनल चेंजेस, स्लीप के अंदर में डिसरप्शंस, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है पेशेंट फेस कर सकते हैं पार्किंसंस के, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। दोस्तों आज के समय पर एक प्रॉब्लम ये भी है कि कोई प्रॉपर ब्लड लेबोरेटरी या कोई प्रॉपर रेडियोलॉजिकल टेस्ट भी अवेलेबल हमारे पास में नहीं है जिससे हम पार्किंसंस डिजीज़ के बारे में पता लगा सकें, एक पर्सन के अंदर में बीमारी है या नहीं है, उसको डायग्नोस कर सकें। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं आज के समय पर हमको देखने को मिल रही है जिसमें ढेर सारे इम्प्रूवमेंट्स होने बाकी हैं। बाकी दोस्तों जो स्टडी पब्लिश हुई है, इस स्टडी का कहना यहाँ पर यह है कि अगर आप लोग इंटेंसिव एक्सरसाइज करते हैं, स्पेशली वो पर्सन जो कि यहाँ पे पार्किंसंस डिजीज़ से गुजर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर उनको 3 से 4 बार एक सप्ताह में एक्सरसाइज करनी होगी, कम से कम आधा घंटा तो कर ही सकते हैं ना, लेकिन हाई इंटेंसिटी प्रोग्राम जैसे पावर वॉक हो गया, तेज़ तेज़ चलना हो गया, ठीक है, मतलब कि दौड़ना भी नहीं है और बहुत धीमी चलना भी नहीं है, दौड़ने और चलने के बीच में तेज़ तेज़ चलने वाला, ठीक है, जिसको ब्रिस्क वॉकिंग बोलते हैं शायद, वो करी जा सकती है। स्विमिंग, वाटर एरोबिक्स, एक्सरसाइज बाइक्स, इस प्रकार की यहाँ पर जो एक्सरसाइजेज है वो करी जा सकती हैं, आप ऐसा कह सकते हो। साथ ही साथ में पेशेंट्स को ये भी बोला जाता है कि अगर वो स्ट्रेचिंग करें, अपनी कोर स्ट्रेंथिंग के ऊपर काम करें, स्किल बेस्ड एक्सरसाइज करें, योगा, डांस, बॉक्सिंग, पायलट्स, तो इस प्रकार की यहाँ पर जो एक्सरसाइजेज हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन के अंदर में जो कोऑर्डिनेशन उसको इम्प्रूव कर सकती हैं, एनर्जी इम्प्रूव होगी, एनर्जी के साथ साथ यहाँ पर आप अच्छी नींद ले सकोगे, आपकी स्लीप इंप्रूव होगी, मूड इंप्रूव होगा, ओवरऑल यहाँ पर जो ब्रेन हेल्थ है वो इंप्रूव होगी, ऐसा यहाँ पर जो स्टडीज़ हैं वो यहाँ पर बताती हैं।
आई होप आपको ये जो आर्टिकल है अच्छे से क्लियर हो चुका है, क्या प्रॉब्लम होती है ये समझ चुके हो। एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से उसको हैंडल कर सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर द जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी। बात की जा रही है कि जो केरला की सरकार है वो अभी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी है अपने ही गवर्नर के खिलाफ में। क्यों? क्योंकि गवर्नर ने लंबे समय से जो बिल्स हैं उनको अपने पास में होल्ड करके रखा है, उसके ऊपर वो अपना कोई भी डिसीजन नहीं दे रहे हैं। मैं आपको मैटर समझाता हूँ, पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझनी होंगी जिससे आप आर्टिकल की गहराई को समझ सको, ठीक है। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो बिगनर्स हैं, जिनको कुछ नहीं पता है, वो भी यहाँ पर वीडियोज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो हर एक को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल बेसिक से हर एक आर्टिकल को समझाने की मेरी कोशिश होती है। दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं अपने भारत के इस पॉलिटी के बारे में, तो आपको पता होगा सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के पास में होता है प्रेसिडेंट, ठीक है। और वैसे ही उसी प्रकार से जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, राज्य सरकार होती है, राज्य सरकार के पास में होता है गवर्नर, ठीक है। तो गवर्नर जो है बेसिकली डुअल कैपेसिटी के ऊपर काम करते हैं। डुअल कैपेसिटी मतलब क्या होता है? गवर्नर एक तो यहाँ पर स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, मतलब कि स्टेट के हेड भी हैं, ठीक है। साथ ही साथ में दोस्तों हमारी केंद्र सरकार को भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। केंद्र सरकार का रिप्रेजेंटेशन भी स्टेट के अंदर में गवर्नर ही कर रहे होते हैं। कहने का मतलब यह है सिंपल सा कि भाई राज्य सरकार और केंद्र सरकार, इन दोनों को बीच में जोड़ने के लिए एक लिंक चाहिए, और उस लिंक का काम हमारे गवर्नर करते हैं। बात समझ में आ गई? गवर्नर की सारी पावर वगैरह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। लेकिन गवर्नर के पास में कई सारी पावर्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पता होगा, अगर हमने कोई पार्लियामेंट से बिल वगैरह पास करवाना है तो लास्ट में यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास में जाकर उसको अप्रूवल चाहिए होता है। कई सारे बिल्स हैं जो कि यहाँ पे प्रेसिडेंट की अप्रूवल को मांगते हैं। वैसे ही यहाँ पे स्टेट के अंदर में जब स्टेट की असेंबली जो होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा की बात कर रहे हैं, तो वो अगर कोई बिल पास करती है तो वो बिल यहाँ पे गवर्नर के पास में जाता है अप्रूवल के लिए। अब वो गवर्नर के ऊपर डिपेंड करता है, उस बिल को ये अप्रूवल दे दें या उस बिल को ये वापस कर दें, सुधार करने के लिए बोल दें, या उस बिल को अपने पॉकेट में रखकर बैठ जाएं, यानी कि अपने पास में होल्ड करके रख लिया, उसके ऊपर कोई भी इन्होंने अपना एक्शन नहीं लिया, ना हाँ बोला, ना अप्रूवल दिया, ना कुछ किया, बस खाली अपने पास में रखकर बैठ गए। और फिर लंबे समय तक रखकर बैठ जाते हैं, लंबे समय तक मतलब सालों साल रखकर बैठ जाते हैं। इसी की वजह से जो केरला की सरकार है वो आज के समय पर गुस्से में आ चुकी है। गुस्से में क्या, आप कह सकते हो गवर्नर के खिलाफ यहाँ पे काफ़ी नाराज़गी जता रही है। केरला की सरकार सीधा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में पहुँच चुकी है। वहाँ के जो गवर्नर हैं केरला के, उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। ये जो आपको पर्सन दिख रहे हैं, इनके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई, और सुप्रीम कोर्ट से कहना यह है केरला की सरकार का कि देखिए, जो गवर्नर हैं इन्होंने लंबे समय से जो बिल्स हैं वो अपने पास में रोक के रख रखे हैं, वो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। लंबे समय से इनडेफिनेट पीरियड के लिए यहाँ पर बिल्स रोक दिए हैं। हम बिल पास करते हैं, ये रोक देते हैं, अपने पास में रख लेते हैं, अप्रूवल नहीं मिल पाता। इस चक्कर में हम लोग कोई नया लॉ नहीं बना पा रहे हैं। तो केरला ने यहाँ पे एक डिमांड उठाई है कि देखिए प्लीज़ यहाँ पे इस प्रकार का जो ये पर्टिकुलर एक्टिविटी चल रही है इसके खिलाफ एक्शन लीजिए, ऐसा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से बोला है। अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी साइड से कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, ये आपने ध्यान में रखना है। दोस्तों, स्थिति ये हो चुकी है कि केरला की जो असेंबली है, इन्होंने लगभग 8 बिल पास करे। कितने? 8 बिल्स को इन्होंने पास किया, जिसमें से 3 बिल तो गवर्नर ने 2 साल के लिए रोक दिया, मतलब 2 साल से अभी तक उनके पास में उसके ऊपर कोई अप्रूवल नहीं दिया। बाकी 3 बिल्स अगर आप देखोगे तो इन्होंने उनको 1 साल से अपने पास में होल्ड करके रख रखा है, उसके ऊपर कोई अप्रूवल नहीं दे रहे हैं ये, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पे समझनी होगी। और ये पावर्स इनके पास में कहाँ से आती है? तो गवर्नर के पास में ये पावर आती है आर्टिकल 200 से। तो आर्टिकल 200 क्या बोलता है, ये भी दोस्तों मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। फिलहाल आपने ये, मैं आपको समझा रहा था कि न्यूज़ क्या है, खबरों में क्या चल रहा है, ये आपको समझ में आया। लेकिन अब एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमें इसको लिंक करना होगा। तो ये हमारा करंट हो गया, इसको स्टैटिक से लिंक करने के लिए लक्ष्मीकांत या कोई सी भी पॉलिटी किताब उठाओ, और पॉलिटी की किताब उठाने के बाद में जो गवर्नर वाला पोर्शन है उस पर आओ, और उस पर आने के बाद में क्या पढ़ना है, आपने पढ़ना है रोल एंड पावर ऑफ गवर्नर। क्या होता है गवर्नर का एक रोल या फिर उनकी जो पावर्स हैं उसके बारे में। आओ हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली चीज़, गवर्नर एक डुअल कैपेसिटी की तरह काम करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। एक तो वो स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी हैं, साथ ही साथ में हमारी केंद्र सरकार को भी रिप्रेजेंट करते हैं राज्य के अंदर में। तो दोनों ही तरीके से ये काम करते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में कई सारे राज्यों में गवर्नर और राज्य सरकार दोनों के बीच में एक कड़वापन हमको देखने को मिला है, ठीक है। क्योंकि रीज़न यही है कि कई सारे बिल्स जब राज्य सरकार पास करती है कानून बनाने के लिए, तो गवर्नर उसको होल्ड करके बैठ जाते हैं, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, ठीक है। तो इस वजह से कभी कभी गवर्नर को यहाँ पर एक नेगेटिव टर्म के बेसिस पर भी रेफर किया जाता है। गवर्नर को कभी बोल दिया जाता है कि वो केंद्र सरकार का एजेंट है, क्योंकि केंद्र सरकार ही तो अपॉइंट कर रही है, ठीक है। केंद्र सरकार के भी तो रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो गवर्नर को काफ़ी सारी बातें बोल दी जाती हैं कि गवर्नर केंद्र सरकार का पपेट है, रबर स्टाम्प है, ऐसी बातें यहाँ पर मेंशन कर दी जाती हैं।
लेकिन अब हम समझते हैं कि आखिरकार संविधान ने गवर्नर के लिए क्या क्या प्रोविजंस को रखा है और क्या क्या पावर्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, आर्टिकल नंबर 153। आर्टिकल 153 बोलता है हर एक राज्य के लिए एक गवर्नर होना ज़रूरी है। हर एक राज्य के पास में अपना गवर्नर होना ज़रूरी है। इसी आर्टिकल में ये भी बोला गया है कि आप एक पर्सन को एक या एक से ज़्यादा राज्य का गवर्नर भी बना सकते हो, लेकिन गवर्नर होना ज़रूरी है भाई। अब क्वेश्चन यह है कि गवर्नर बनता कैसे है। गवर्नर को अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट जो कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को बिलोंग कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब है अगर किसी राज्य सरकार में गवर्नर हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी केंद्र सरकार ही अपॉइंट कर रही है, समझ गए। और इसी वजह से गवर्नर के डुअल रोल होता है, दो रोल होते हैं। एक तो वो राज्य सरकार के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हो गए, ठीक है, यानी राज्य सरकार के वो हेड हैं जिनको राज्य सरकार की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसके बेसिस पर, उसके एडवाइस पर काम करना है। दूसरा यहाँ पर वो हमारी केंद्र सरकार को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यानी कि गवर्नर का जो मेन काम है, जो उनके मेन फंक्शंस हैं, वो एक इंपॉर्टेंट लिंक के तौर पर है। वो हमारी केंद्र सरकार राज्य सरकार को जोड़ने का काम करते हैं, इनके बीच में एक पुल बनाने का काम करते हैं। नाउ ये थी बात आर्टिकल 153 की। उसके बाद आर्टिकल 157 और 158, इन दोनों आर्टिकल्स को आप देखते हो तो यहाँ पर कुछ एलिजिबिलिटी बताई गई है कि भाई यहाँ पर ये एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है। अगर किसी को गवर्नर बनना है तो उसको ये क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा। ये बात आर्टिकल 157 और 158 में है। साथ ही साथ में आर्टिकल 161 के तहत यहाँ पे गवर्नर के पास में पावर्स है क्षमा देने की, ठीक है। किसी को यहाँ पे सज़ा मिली है तो क्षमा करने की यहाँ पे पावर्स आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ में आर्टिकल 163 के तहत क्या है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है राज्य सरकार में, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपने चीफ मिनिस्टर के साथ में ये क्या करते हैं, हमारे गवर्नर को एडवाइस करते हैं कि भाई इस प्रकार से काम करना है, ठीक है। तो एडवाइस कर सकते हैं ये हमारे गवर्नर को, लेकिन कुछ कंडीशंस को छोड़कर। कुछ कंडीशंस में केवल गवर्नर के पास में पावर होती है, उसको हम लोग डिस्क्रिशनरी पावर्स बोलते हैं गवर्नर की, ठीक है। और एट द लास्ट आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर कोई राज्य के अंदर में, कोई स्टेट के अंदर में चीफ मिनिस्टर, वहाँ के मुख्यमंत्री अपॉइंट हो रहे हैं या दूसरे मंत्रीज अपॉइंट हो रहे हैं तो उनके अपॉइंटमेंट गवर्नर ही करते हैं लास्ट में साइन करके। ये पावर गवर्नर के पास में आर्टिकल 164 के तहत है। ये सारी की सारी आर्टिकल्स की पावर्स मैंने आपको बताई। अब बात आती है आर्टिकल 200 की, जिसकी हम अभी आर्टिकल में यानी कि अपने ऊपर न्यूज़ वाले आर्टिकल में बात कर रहे थे। तो आर्टिकल 200 क्या बोलता है, यहाँ पे बात की जाती है कि गवर्नर के पास में, देखो, जब भी स्टेट की असेंबली से कोई बिल पास होता है तो यही आर्टिकल यहाँ पे गवर्नर को पावर देता है। क्या पावर देता है कि अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से कोई बिल पास होता है तो उस बिल को अप्रूवल देना, अप्रूवल नहीं देने का मन है, उसमें कोई सुधार करने का मन है तो वापस करना, या अपने पास में होल्ड करके रख लेना, या बिल को आगे प्रेसिडेंट के पास में पास करने के लिए रिजर्व कर देना। ये सारी पावर्स यहाँ पर इनको मिल जाती हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? आई होप आपको सारी बातें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। लेकिन अभी भी कुछ बेसिक चीज़ें बची हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जब आर्टिकल पढ़ा है तो बेसिक से हर एक चीज़ कवर करेंगे। गवर्नर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए? सबसे पहली बात, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, कम से कम 35 साल की उम्र होना चाहिए, और वो हमारे पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर में किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पार्लियामेंट के अंदर में हमारा हाउस है ना, लोकसभा और राज्यसभा, उसका कोई भी मेंबर नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की। बाकी अपॉइंटमेंट और टेन्योर की बात करोगे दोस्तों, तो वो हमारे संविधान में पार्ट नंबर 6 के अंदर में मेंशन कर रखा है कि गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, हमारे प्रेसिडेंट करता है। अभी मैंने आपको बताया आर्टिकल 153 में है। एक पर्सन यहाँ पे एक या दो से ज़्यादा राज्यों के गवर्नर बन सकता है। ये बात ऐड की गई थी 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, ठीक है। गवर्नर का जो मैक्सिमम टेन्योर है वो 5 साल तक आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर पावर्स की बात करेंगे तो पावर्स में आर्टिकल 167 के तहत क्षमा करने की पावर है गवर्नर के पास में। आर्टिकल 164 के तहत वो चीफ मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। 176 के तहत यहाँ पर एक स्पेशल एड्रेस की पावर आ जाती है गवर्नर के पास में। आर्टिकल 200 के तहत यहाँ पे बिल्स को अपने पास में रखने की पावर्स हैं। आर्टिकल 213 के तहत यहाँ पर ऑर्डिनेंस को लाने की पावर है, ठीक है। तो ये आप देखने को मिलेगा। डुअल कैपेसिटी वाला मैं आपको मैटर समझा ही चुका हूँ, समझ गए। तो ये बात है। बाकी दोस्तों, अगर गवर्नर को हटाना हो तो क्या हटाया जा सकता है? बिल्कुल। अगर 5 साल से, देखो इनका 5 साल का तो मेन टेन्योर होता है, 5 साल से पहले इनको अगर रिमूव करना हो तो बिल्कुल जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर डिसमिस कर सकते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट को अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, उनका एडवाइस आएगा तो प्रेसिडेंट यहाँ पर डिसमिस कर सकते हैं,
लेकिन गवर्नर को डिसमिस करना इतना आसान नहीं है। अगर गवर्नर को डिसमिस करना है तो आपको एक वैलिड रीज़न देना होगा, हाँ ये मेन एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से इनका डिसमिसल हो रहा है। अगर मुख्य कारण नहीं है तो ये डिसमिसल नहीं होगा। या फिर कह सकते हो गवर्नर खुद भी रिज़ाइन कर सकते हैं, रिज़ाइन करके यहाँ पर डिसमिस अपने मतलब अपने आप को उस पद से हटा सकते हैं। बाकी गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं दोस्तों। फॉर एग्जांपल राज्य सरकार का मुख्यमंत्री अपॉइंट करना, दूसरे मंत्रियों को अपॉइंट करना, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, मेंबर्स ऑफ स्टेट पीएससी को यहाँ पर मतलब जो मेंबर्स ऑफ स्टेट पीएससी होते हैं, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होते हैं, जजेस होते हैं हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट्स के, यहाँ पर भी गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं इनको अपॉइंट करने की। साथ ही साथ में वो एक्स ऑफिशियो चांसलर भी होते हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के। तो दोस्तों ये बेसिक बातें थी यहाँ पे गवर्नर को लेकर। आई होप आपको बहुत अच्छे से पूरा पॉइंट क्लियर हो चुका है। पढ़ाने को तो मैं और भी चीज़ें आपको पढ़ा सकता हूँ, इसके इतिहास के बारे में, कैसे यहाँ पे पोजीशन आई, बहुत कुछ पढ़ा सकता हूँ, बट यहाँ पर ये मेन कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि यहाँ पर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैंने आपको वो चीज़ें बता दी हैं। आप पॉलिटी की किताब उठाओगे, पढ़ने जाओगे तो आपको मज़ा आएगा, आपकी बेसिक चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं ना। फाइनली आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में एक बढ़िया चांस है डेली करंट नोट्स की पीडीएफ ग्रुप को ज्वाइन करना। अब दोस्तों यहाँ पे इस ग्रुप में आपको इस प्रकार के जो करंट नोट्स वगैरह हैं वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने 2 आर्टिकल डिस्कस किए, एक पार्किंसन डिजीज़, दूसरा गवर्नर। आपको पता है वो आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आर्टिकल के पीछे का बैकग्राउंड डेटा जो आपके साथ में डिस्कस किया गया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो वो सारा का सारा डेटा दोस्तों आपको प्रोवाइड करवाया जाता है एक पीडीएफ के फॉर्म में। ऐसा पीडीएफ जिसका आप प्रिंट आउट वगैरह भी निकाल सकते हो, ठीक है। वो पीडीएफ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में दिया जाता है, तो दोनों माध्यम के एस्पिरेंट्स यहाँ पे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम काफ़ी टाइम वेस्ट कर देते हैं वीडियो देखने के बाद में, काफ़ी कुछ लिखने के लिए, ये कर लें वो कर लें, न्यूज़पेपर के नोट्स वगैरह, है ना, कहाँ पे स्टोर करें, कैसे करें, क्या ना करें, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। सारा सोल्यूशन एक ही ग्रुप के अंदर में है। आपने केवल वीडियो देखना है, उसके बाद ग्रुप के अंदर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ्स मिल जाएंगी, सीधा आप उसका प्रिंट आउट निकाल कर पढ़ सकते हो या अपने पास में स्टोर करके रख सकते हो। आपका सारा का सारा करंट अफेयर का कंटेंट एक ही ग्रुप के अंदर में सिक्योर तरीके से स्टोर रहता है। और दोस्तों इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फ़ी पेमेंट है वो बहुत ही मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। या कह सकते हो जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हो। और करने के लिए करना क्या है, तो व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ मुझे ग्रुप ज्वाइन करना है, मैं इंटरेस्टेड हूँ, कोई भी ऐसा मैसेज कर देना, आपको वहाँ से रिप्लाई आएगा, पेमेंट का प्रोसेस बताया जाएगा। और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से देख लेना कि मुझे इस ग्रुप से क्या फ़ायदे होंगे। अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर अपना डिसीजन आप ले सकते हो, ठीक है। बाकी मैं आपको हमेशा बोलता हूँ यार, मेक श्योर करना वीडियो पर जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट होता है हमारा 5000 लाइक्स का, प्लीज़ आपने यहाँ पर इसको पहुँचाना है। साथ ही साथ में आप मेरे साथ में इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाओगे, सर्च बॉक्स में लिखोगे दीपक यादव एजुकेशन, मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 13,000 से ज़्यादा फॉलोवर्स जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। now आते हैं अगले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। बात की जा रही है कि जो एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी जो कि आपके यूपीएससी के लिए एक बेसिक फाउंडेशन इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। तो दोस्तों एनसीईआरटी अभी इंट्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रल लिटरेसी कंटेंट इन टेक्स्ट बुक्स। कहने का मतलब यह है दोस्तों, तो यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं इलेक्शंस की, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमको ये बताया 2019 के जो हमने इलेक्शंस देखे थे, लोकसभा के इलेक्शन, जैसे अभी 2024 में लोकसभा के इलेक्शंस आने वाले हैं अगले साल, अभी हमने 2019 के जो इलेक्शंस देखे थे दोस्तों, उन इलेक्शंस के अंदर ये पाया गया कि 910 मिलियन जो इलेक्टर्स थे, उन्होंने उनमें से लगभग 297 मिलियन के आसपास जो यहाँ पर इलेक्टर्स हैं उन्होंने वोट नहीं दिया। यानी अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वोट नहीं दे रहे हैं। उनके पास में ये बहुत इंपॉर्टेंट पावर है वोटिंग करने की। ये पावर कभी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको वोट ज़रूर से देना चाहिए। आप वोट में अपना जो मन पसंदीदा गवर्नमेंट है, जिसका काम आपको अच्छा लग रहा है, आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, आपके अंदर में आपकी फैमिली प्रोग्रेस कर रही है, आपको कुछ ऐसा लगता है, तो आप यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है जो वोट है वो वहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। जो भी आपकी मनपसंद यहाँ पे गवर्नमेंट हो, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सारी पावर्स डेमोक्रेसी के अंदर में पब्लिक के पास में होती है, ठीक है, आम जनता के पास में होती है। वही अपनी पावर्स यानी वोटिंग पावर का यूज़ करके किसी भी गवर्नमेंट को बैठा सकते हैं और किसी भी गवर्नमेंट को हटा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी भी बहुत सारे वोटर्स ऐसे हैं जो वोटिंग नहीं देते, नहीं करते। क्यों? उनके अंदर अवेयरनेस अभी भी बहुत कम है। तो एनसीईआरटी ने ये फोकस किया है
या एनसीईआरटी ने अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो हमारे सारे इलेक्शंस को कंडक्ट करवाता है, इस ईसीआई के साथ में एनसीईआरटी ने कोलैबोरेट किया। कोलैबोरेट करने के बाद में एनसीईआरटी ने बोला हम अपनी किताबों के अंदर इलेक्टोरल लिटरेसी को इंट्रोड्यूस करेंगे, यानी इलेक्शंस के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। इलेक्शंस के अंदर जो वोट्स हैं, वोट्स की क्या पावर होती है, वो भी यहाँ पर समझाया जाएगा, जिससे लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा अवेयरनेस मिले। ठीक है, तो जो हमारी बिगिनिंग क्लासेस हैं, क्लास 6 to 12 हमारे सभी स्कूल्स के अंदर में, वहाँ पे ये सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं, ये जो डेटाज़ हैं, ये सब कुछ यहाँ पर दोस्तों इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, इससे यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म विजन हम सेट करके चल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये जो अभी कोलैबोरेशन किया गया, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है ईसीआई और एनसीईआरटी के बीच में। ठीक है, मतलब ईसीआई और साथ ही साथ में एजुकेशन मिनिस्ट्री के बीच में। इनका मेन मकसद है कि भाई यहाँ पर जो ये वोटर्स हैं, जो इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस के अंदर वोटिंग की पावर है, यंग इंडियंस हैं, इनके पास में क्या पावर है, ये लोगों को तक पहुंचनी चाहिए। तो इसका मेन पर्पस यही है कि हम इलेक्शंस को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन को फैला सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता सकें कि आखिरकार क्या पावर है। तभी यहाँ पर डेमोक्रेसी का एक मतलब निकल कर आएगा। नहीं तो फिर आपके पास में पावर्स हैं, उन पावर्स का यूज़ नहीं करोगे तो वो डेमोक्रेसी का कोई मतलब है नहीं। तो हमें या ईसीआई का मेन फोकस यहाँ पर यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें। जो लोग रह गए थे पिछले इलेक्शंस में, वो भी आज या फिर जो अगले इलेक्शंस उसमें उतर कर आएँ, तो उस पर ज़्यादा वोटिंग यहाँ पर हो। समझ गए? आई होप आपको यहाँ पर ये पॉइंट जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका है। नाउ अब क्या है, ये तो खैर एक बेसिक सा पॉइंट है, अभी कुछ हुआ नहीं है ऐसा, बस खाली एनसीईआरटी इंट्रोड्यूस करेगा ऐसा यहाँ पर बोला गया है। तो आने वाले समय पर ऐसा कुछ होता है तो आपको डिटेलिंग्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी, डोंट वरी। बट अभी के लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपने एक बेसिक चीज़ें जाननी है, वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, ईसीआई, इसकी मेन पावर्स क्या हैं। जैसे आपने अभी गवर्नर के पावर्स के बारे में बात की थी ना, वैसे ही ईसीआई के बारे में पढ़ना है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है एग्जामिनेशन में, और यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दोस्तों एक ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, एक हमारे संवैधानिक बॉडी, एक ऐसी बॉडी जिसके पास में पावर्स हैं कि वो अपने खुद के हिसाब से डिसीजन लेके खुद को वो रूल कर सकती है, वही ऑटोनॉमस पावर्स कहलाती हैं। ठीक है, तो इस बॉडी का मेन काम क्या है, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शंस करवाना, स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शंस करवाने का मेन काम है, एक न्यूट्रल बॉडी है। दूसरा दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश यानी इसको बनाया गया था हमारे संविधान में, मेंशन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में ही, जो 25 जनवरी 1950 में, आपको पता होगा जब कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटली आया, तभी से यहाँ पर दोस्तों ये जो हमारा ईसीआई है उसको भी हम लेकर आ चुके थे। जो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नाम की बॉडी है, ये हमारे कौन कौन से इलेक्शंस कंडक्ट करवाती है, इसको ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी आपके विधानसभा हो गए, तो ये इलेक्शंस कंडक्ट करवाने का काम है। प्लस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस होते हैं वो भी यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट करवाता है। अब आप सोचोगे बाकी इलेक्शन, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के जो लोकल इलेक्शंस होता है वो कौन करवाता है? दोस्तों वो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करवाता, ध्यान रखना। इस इलेक्शंस के लिए जो स्टेट के अंदर लोकल इलेक्शंस पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के होते हैं, इसके लिए अलग से सेपरेट अपना स्टेट का इलेक्शन कमीशन होता है। इंडिया वाला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अलग है जो बड़े इलेक्शंस कंडक्ट करवा रहा है, बाकी स्टेट का इलेक्शन कमीशन अलग होता है जो यहाँ पर ये वाले इलेक्शंस को कंडक्ट करवाता है। बेसिक चीज़ इंपॉर्टेंट, जिसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। बाकी हम लोग पावर्स की बात करेंगे या संविधान में प्रोविजंस की बात करेंगे, तो अगर आप देखोगे पार्ट नंबर 15 में आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक हमारे भारतीय संविधान के अंदर में इलेक्शंस और इलेक्शन कमीशन के बारे में बात की गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर होता क्या, ये जो बॉडी है कैसे काम करती है? दोस्तों यहाँ पे अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो इस कमीशन के अंदर में पहले केवल और केवल एक इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे और वो सारा काम हैंडल किया करते थे। लेकिन इस बॉडी के में 1989 में एक अमेंडमेंट किया गया, बदलाव किया गया, संशोधन किया गया, और वो संशोधन किया गया था इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से। देन उसके बाद में इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया। तब से पहले तो केवल एक इलेक्शन कमीशन हैंडल करते थे, बाद में इसमें कुछ और मेंबर्स ऐड कर दिए गए तो ये मल्टी मेंबर बॉडी कहलाने लगी। और अब सिनेरियो क्या है? अब सिनेरियो यहाँ पर यह है कि इलेक्शन कमीशन में एक तो होते हैं हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, और फिर होते हैं कुछ और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स, जैसे एक हो गए सीईसी और दूसरे हो गए 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। तो ये सब मिलकर दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चलाते हैं। तो आज के समय पर ध्यान रखना, हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक तो होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है। स्टेट लेवल पर अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो इलेक्शन कमीशन है दोस्तों, इसको हेल्प मिलती है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के माध्यम से।
जो कि यहाँ पर एक IAS रैंक का अधिकारी होता है। बाकी अब इन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट कौन करता है, इनको कौन यहाँ पर चुनता है, तो वो प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट करते हैं। टेन्योर कितना होता है, तो 6 साल का टेन्योर होता है, 6 साल तक ये सर्व कर सकते हैं। और जो मैक्सिमम एज है वो 65 साल है। इन दोनों में से जो भी पहले पूरा हो जाए, भाई 65 साल के पहले पूरा होगा तो टेन्योर खत्म, जो भी पहले पूरा हो जाए, ऑब्वियस सी बात है, समझ गए। बाकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो स्टेटस होता है, इनके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इलेक्शन कमिश्नर्स, इनको क्या सैलरी पर्क्स वगैरह मिलते हैं, वो सैलरी पर्क्स सब कुछ वैसे ही हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के होते हैं। सिंपल। अब क्या इनको रिमूव किया जा सकता है? हाँ, इनको रिज़ाइन किया जा सकता है दोस्तों। मतलब ये रिज़ाइन कर सकते हैं अपने आप, कभी भी किसी भी वक्त रिज़ाइन कर देंगे अपने टर्म को ख़त्म होने से पहले, तो ऑब्वियस सी बात है हट जाएंगे पद से। तो ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इनको रिमूव भी किया जा सकता है एक और प्रोसेस से, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को यहाँ पर रिमूव किया जाता है, उसी प्रकार से। समझ गए। अब आता है यहाँ पर एक प्रश्न आपके सामने। यूपीएससी ने 2017 में एक क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन ये था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 5 मेंबर की बॉडी है, इसमें 5 मेंबर्स होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं, उन्होंने वो डिसाइड करता है, मतलब वो डिसाइड करते हैं कि इलेक्शन शेड्यूल को, कि भाई जो जनरल इलेक्शंस और बाई इलेक्शंस कब होने हैं, वो सब इलेक्शंस का शेड्यूल क्या होगा, वो डिसाइड करने का काम हमारे गृह मंत्रालय का है। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है कि जो इलेक्शन कमीशन है, ये जो भी मैटर्स होते हैं, मान लो 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ इनके बीच में, इनको आपस में जोड़ना या अलग करना है ना, स्प्लिट और मर्जर को लेकर कोई पॉइंट है, तो उस प्रकार के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का काम भी ECI के पास में है। तो बताओ तीनों स्टेटमेंट इससे कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्या पहला वाला सही है? कहोगे नहीं, गलत है। क्यों? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 5 मेंबर की बॉडी नहीं है, 3 मेंबर की बॉडी है। अभी आपको पढ़ाया, एक तो होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी होते हैं 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, पता है ना। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा एज इट इज़ खत्म हो जाता है। बात करते हैं दूसरे स्टेटमेंट की। दूसरा स्टेटमेंट का दोस्तों यहाँ पर कोई लॉजिक बनता ही नहीं है। आपको ही पता है क्या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, क्या गृह मंत्रालय के पास में पावर है इलेक्शन को शेड्यूल करना, कि भाई कब होंगे इलेक्शंस, जनरल इलेक्शंस और बाई इलेक्शंस? ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ये पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में है। सेकंड स्टेटमेंट भी खत्म, केवल बचा थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर दोस्तों सही है कि कोई रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनमें आपस में लड़ाई हो चुकी है या उनको मर्ज करना है, मिलाना है, तो उस प्रकार के डिस्प्यूट को कौन रिजॉल्व करेगा? भाई पॉलिटिकल पार्टी की बात आ रही है, ठीक है, तो वहाँ पर वो सारे डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का काम भी इलेक्शन कमीशन का ही तो होगा ना। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट केवल और केवल सही है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर द GS पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस। आज GS पेपर नंबर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बोला, आज का न्यूज़पेपर थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो फोटो में आपको दिख रहे हैं, ये हैं भाई एंथनी ब्लिंकन, US के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, प्लस US के डिफेंस सेक्रेटरी का नाम भी आपको पता होगा, लॉयड ऑस्टिन। तो ये दोनों ही पर्सन्स इंडिया में आने वाले हैं अगले सप्ताह, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंडिया में मीटिंग होने वाली है 2+2 मीटिंग। तो 2+2 मीटिंग क्या होती है? ये बेसिक चीज़ है, ये आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों। 2+2 मीटिंग का होता है, इंडिया के 2 मिनिस्टर्स होंगे और USA के 2 मिनिस्टर्स होंगे, इनके बीच में ये मीटिंग बैठेगी। लेकिन प्रश्न यह है, 2+2 मीटिंग में होता कौन कौन है? 2+2 मीटिंग में दोस्तों हमारे कंट्रीज़ के 2 मिनिस्टर्स होते हैं। वो 2 मिनिस्टर्स कौन कौन से होते हैं? एक तो हो गए हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, ठीक है, और दूसरे हो गए यहाँ पे हमारे डिफेंस मिनिस्टर। फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हमारे S जयशंकर साहब जी हो गए, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हो गए, ठीक है। तो इंडिया की साइड से ये होंगे और बाकी US की साइड से ये दोनों ऑफिसर्स होंगे, इनके बीच में डिस्कशन चलेगा। तो आपसे पूछा जाए 2+2 मीटिंग में कौन कौन से मिनिस्टर्स होते हैं, तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और दूसरे डिफेंस मिनिस्टर, ये 2 पर्सन्स होते हैं अलग अलग देशों के। फिलहाल अभी ये जो डायलॉग है, ये 2 देशों के बीच में, इंडिया और US में होने वाला है। तो दोनों के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर के बीच में अगले सप्ताह एक बड़ी मीटिंग होने वाली है, ठीक है। और इस मीटिंग में दोस्तों कई सारे डिस्कशंस होंगे। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर एंथनी ब्लिंकन है, ये एक लंबी ट्रिप पर जाने वाले हैं। 2 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक इनकी ट्रिप है, जहाँ पर ये इजराइल में तेल अवीव में जाएंगे, अमन, टोक्यो, सियोल, सभी जगह पर विजिट करेंगे। फिर लास्ट में न्यू दिल्ली आएंगे। लगभग 9 नवंबर और 10 नवंबर में ये न्यू दिल्ली में रहने वाले हैं, और जहाँ पर डिस्कशन होगा, ये ब्लिंकन और साथ ही साथ में ऑस्टिन, ये दोनों प्रधानमंत्री जी से साथ में मिलेंगे। साथ ही साथ में एक मीटिंग भी करेंगे हमारे एस जयशंकर साहब जी के साथ में और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के साथ में, ठीक है। बाकी दोस्तों बोला जा रहा है कि अभी ना आने वाले समय पर बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स होने वाली हैं,
फॉर एग्जांपल क्वाड की मीटिंग, क्वाड का समिट। क्वाड क्या है? यह है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसमें 4 देश आ जाते हैं, आपको पता है ना, इंडिया, यूएसए, उसके बाद जापान, देन उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया। ये 4 कंट्रीज़ का ग्रुप है क्वाड। क्वाड का एक बहुत बड़ा समिट आने वाले समय पर होने वाला है, न्यू दिल्ली में होगा, 27 जनवरी को होगा। और इसी वजह से यहाँ पर भारत ने यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन को इनवाइट कर लिया है एक दिन पहले ही, 26 जनवरी को। 26 जनवरी हमारा रिपब्लिक डे। तो रिपब्लिक डे पर देखते हैं यहाँ पर जो बाइडेन आते हैं या नहीं आते हैं, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आया, बट कल ही यहाँ पर ये न्यूज़ चल रही है। तो दोस्तों अगले सप्ताह जो ये 2+2 वाली मीटिंग होने वाली है, इसमें डिस्कशंस चलेंगे बहुत सारे। इजराइल हमास का जो वॉर है उसको लेकर डिस्कशंस होने वाले हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया, प्लस जो हमारी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इनके अंदर में हम क्या सुधार कर सकते हैं, कैसे रिफॉर्म्स ला सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशंस होने वाले हैं। इतना ही नहीं, साथ ही साथ में बात होगी कनाडा के लेकर भी, क्योंकि आपको पता है कि ये जो 2+2 मीटिंग है, ये पहली मीटिंग होने वाली है जब से भारत और कनाडा के रिलेशंस ख़राब हुए हैं। हम दोनों के संबंध बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर खासकर एक पर्सन की किलिंग को लेकर ये पूरा का पूरा मैटर स्टार्ट हुआ है। तो देखेंगे क्या क्या डिस्कशंस यहाँ पर होते हैं। अभी केवल डिस्कशंस होंगे ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। चाइना को लेकर बातचीत होने वाली है। मालदीव्स के अंदर में दोस्तों एक बहुत बड़ा चेंज हो चुका है, आपको पता है। मालदीव्स के अंदर में नए प्रेसिडेंट आ चुके हैं जिनका नाम है मोहम्मद मुइज़ू। ये प्रेसिडेंट कहीं ना कहीं अमेरिका और साथ ही साथ में इंडिया दोनों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता पैदा करने वाले हैं। तो इनको लेकर डिस्कशंस होंगे। इंडिया के रिलेशंस यहाँ पे कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएंगे मालदीव्स के साथ में। ये प्रेसिडेंट चाहते ही ऐसा है। ये प्रेसिडेंट जो अभी आए मालदीव्स के अंदर, ये प्रो चाइना है, और प्रो चाइना तो कहीं ना कहीं यूएस को भी इम्पैक्ट पड़ेगा, इंडिया को भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसको लेकर डिस्कशंस होंगे, समझ गए। और इतना ही नहीं दोस्तों, इसके साथ साथ यहाँ पर और भी बातें होंगी। भारत अभी यहाँ पर MQ-9B रीपर ड्रोन परचेज कर रहा है ना, उसके इक्विपमेंट्स को लेकर डिस्कशंस होंगे। इतना ही नहीं, टेररिज्म से कैसे लड़ा जा सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे के सारे पॉइंट्स के ऊपर बातचीत होने वाली है। तो ये सब बातचीत होने वाली है, हुई नहीं है, थोड़ा वेट कर लो। जैसे ये मीटिंग होगी उसके अगले दिन फ्रंट पेज पे बड़ा सा आर्टिकल पब्लिश होगा, भाई ये टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं। अभी तो केवल ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है, समझ गए। चलो आगे आते हैं दोस्तों। अगला आर्टिकल आपको पता है, जैसे कि आज फ्राइडे है, फ्राइडे में हमारे एडिटोरियल वगैरह कम आते हैं, लेकिन फ्राइडे में यहाँ पर पिक्चर ऑफ द वीक आता है। तो ये पिक्चर दिया गया स्टबल बर्निंग को लेकर। बताया जा रहा है कि खासकर ये थर्सडे का फ़ोटो है जहाँ पर अमृतसर के आउटस्कर्ट्स के अंदर में स्टबल बर्निंग की जा रही है। तो कहीं ना कहीं अभी पंजाब और हरियाणा में बहुत तेज़ी से ये स्टबल बर्निंग यानी परालियों को जलाने वाली एक्टिविटी बढ़ने वाली है, और ये बढ़ रही है। इसकी वजह से जो हमारी एयर पोल्यूशन है दिल्ली के अंदर में वो बढ़ जाती है। दिल्ली में क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि वहाँ से हवा सीधा दिल्ली में पहुँचती है। तो स्टबल बर्निंग आपको पता है ना क्या है? पराली को जला देना। फसल की कटाई होती है, कटाई होने के बाद में जो ऊपर की पराली बचती है इसको जला दिया जाता है फार्मर्स के थ्रू, लेकिन जलाने से इसमें बहुत सारे हार्मफुल गैसेस, टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं, जो कि आज के समय पर बहुत बड़ा चिंता का कारण बनी हुई है दुनिया के लिए, स्पेशली यहाँ पर इंडिया के लिए अगर मैं बात करूँ। और बार बार यहाँ पर कई सारे प्रकार के सोल्यूशंस लाने की कोशिश की है, बट कोई प्रॉपर ऐसा सोल्यूशन मिला नहीं है। तो स्टबल बर्निंग के बारे में थोड़े से मिनटों के अंदर में पूरा का पूरा आर्टिकल हम रिवाइज करेंगे, क्योंकि पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन आज मैं ये आर्टिकल दोबारा इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ में है। दूसरा दोस्तों, आज का मेंस का क्वेश्चन आपने इसी आर्टिकल के ऊपर लिखना है। थोड़ा सा वेट करो, आज का क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे मिलेगा। क्वेश्चन लिख लोगे ना तो आपका टॉपिक रेडी हो जाएगा, आपको एक आइडिया भी लग जाएगा। आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से उसको हैंडल कर सकते हो। स्टबल बर्निंग क्या है? जो है दोस्तों, स्टबल को हम लोग बोलते हैं पराली। ये जलाई जाती है ताकि दूसरी फसल लगाई जा सके, क्योंकि यहाँ पर ये एक फसल लगाई गई, उसकी कटाई हो गई, अब बच गया वेस्टेज, थोड़ा सा यहाँ पे पराली बच जाती है। तो इस पराली को ख़त्म करने के लिए इसको जलाना सबसे आसान कार्य है। ये करके इसको ख़त्म कर दिया जाता है, लेकिन जब जलाते हैं तो इसमें से बहुत सारे हार्मफुल गैसेस निकल जाती हैं, ऐसा बोला जा रहा है। दूसरे तरीके भी हैं स्टबल बर्निंग को ख़त्म करने के लिए, बट वो थोड़े से एक्सपेंसिव है, उसके लिए पैसा खर्चना पड़ेगा। उससे पोल्यूशन नहीं होगा, लेकिन उसके लिए पैसा खर्चना पड़ेगा। यहाँ पे कोई पैसा नहीं खर्चना पड़ रहा है, सीधा एक माचिस लगा के ख़त्म करना पड़ रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है, ये स्टबल बर्निंग जो हो रही है तेज़ी से, इसके पीछे के कारण क्या है? मेन मुख्य कारण, पहला कारण है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, भाई टेक्नोलॉजी तो चीज़ों को इम्प्रूव करती है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी कैसे एक मेन कारण बन रही है? देखो बन रही है, मैं आपको बताता हूँ। टेक्नोलॉजी हर जगह पर यूज़ हो रही है। अभी जो हमारे खेत होते हैं, खेतों में फसल की कटाई होती है, इसके लिए यहाँ पे बड़े बड़े जो मशीन्स हैं उनका यूज़ किया जाता है। वो जो मशीन है उनका कटाई करने का तरीका दोस्तों बिल्कुल अलग है। वो ना ऊपर से फसल को काट लेती है, नीचे वाली बच जा रही है। तो ये ज़्यादा स्टबल इकट्ठा हो रहा है, ज़्यादा पराली इकट्ठी हो रही है, तो उसको जला रहे हैं तो उससे पोल्यूशन हो रहा है। जबकि अगर हाथ से निकालते हैं, मैनुअली निकालते हैं, तो उससे यहाँ पर क्या होता है, जड़ से निकाल लेते हैं, तो ज़्यादा स्टबल इकट्ठा होता नहीं है। तो पहली चीज़ यहाँ पर प्रॉब्लम है ये टेक्नोलॉजी जिससे
फसल की कटाई करते वक्त बहुत सारे इंचेस में जो स्टबल है वो यहाँ पर हमारे फील्ड में बच जाता है, फिर लास्ट में उसको जलाना सही एक्टिविटी मानी जाती है। सवाल यहाँ पर यह है कि अगर जला दिया तो क्या दिक्कत है यार, है ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, जला के दूसरी फसल तो लगा रहे हैं। तो अब प्रॉब्लम समझो, अगर हम यहाँ पे पराली जलाते हैं तो उसमें से जो काला काला धुआं निकलता है दोस्तों, वो धुआं एक खतरनाक पॉल्यूशन है। ओपन स्टबल बर्निंग करने से इसमें से बहुत सारे टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स जैसे कि आपकी हार्मफुल गैसेस जैसे मीथेन हो गए, कार्बन मोनोक्साइड हो गया, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए, कार्सिनोजेनिक पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हो गए, ये सब खतरनाक पॉल्यूशंस हैं, प्रदूषण है जो कि यहाँ पर रिलीज़ होगा हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर में। और एटमॉस्फेयर में अगर एक बार रिलीज़ हो गया तो इसकी वजह से जो ये पोल्यूटेंट्स हैं ये आसपास के एरिया में फैल जाएंगे, इनका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, सीधा ये ह्यूमन हेल्थ के ऊपर में इम्पैक्ट करेंगे, एक मानव की ज़िंदगी खतरे में यहाँ पर जा सकती है। और केवल यहाँ पर एनवायरनमेंट के ऊपर ही नहीं दोस्तों, सॉइल फर्टिलिटी, अगर आप स्टबल बर्निंग करते हो तो इससे मिट्टी भी खराब होने लगती है। मिट्टी के अंदर में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारी फसल को बेहतरीन तरीके से ग्रो करने में मदद करते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, मिट्टी का उपजाऊपना कम हो जाता है, लेस फर्टाइल सॉइल हो जाती है। और तीसरा यहाँ पे प्रॉब्लम है हीट पेनिट्रेशन। स्टबल बर्निंग करने से सॉइल के अंदर में जो गर्मी पैदा होती है दोस्तों, उस गर्मी की वजह से सॉइल में जो नमी होती है, जो मॉइस्चर होता है, वो मॉइस्चर खत्म हो जाता है, जिससे अगेन मिट्टी लेस फर्टाइल हो जाएगी। तो कोई इसका सोल्यूशन नहीं है क्या? इसका उपाय यह है पूसा डिकम्पोज़र। एक डिकम्पोज़र दोस्तों यहाँ पर तैयार किया गया है, ऐसा बोला जा रहा है। ये डिकम्पोज़र कैप्सूल की फॉर्म में होता है, इसको फंजाई से निकाला गया है। यह डिकम्पोज़र क्या कर सकता है, ये हमारे पराली को बिना जलाए इसके ऊपर छिड़क दिया जाए तो ये गला सकता है। लेकिन इस डिकम्पोज़र को दोस्तों तैयार करना पड़ता है, इसका एक पूरा लिक्विड बनाना पड़ता है। कैसे बनाना पड़ता है? तो फार्मर्स जो है वो क्या लेते हैं, इस पूसा डिकम्पोज़र के 4 कैप्सूल लेंगे, 25 लीटर, 4 कैप्सूल से 25 लीटर का लिक्विड बन सकता है। 4 कैप्सूल, थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा यहाँ पर चने का आटा, यह मिलाने के बाद में दोस्तों लिक्विड तैयार हो जाएगा। और इस 25 लीटर के लिक्विड को आप अपनी ज़मीन के 1 हेक्टेयर के एरिया में इसको कवर कर सकते हो। इसको छिड़क दोगे तो उससे पराली गल जाएगी धीरे धीरे, इसको जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लगभग 20 दिन लगेंगे यहाँ पर इसको गलने में, डिग्रेड होने में। लेकिन कहीं पर यह सोल्यूशन सही माना जा रहा है, कहीं पर इफेक्टिव नहीं माना जा रहा है दोस्तों। और सबसे पहली चीज़ पता है, ये जो है पोल्यूशन को रोक देगा। सबसे बड़ी बात, हमारी जो मिट्टी का उपजाऊपना है, फर्टिलिटी है, वो मेंटेन रहेगा, सॉइल के अंदर नमी बनी रहेगी। एक सस्ता तरीका है, अच्छी टेक्निक है, इको फ्रेंडली है, सब चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगा, फ़ायदा ही फ़ायदा। लेकिन तब इसका यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं? पैसा लगेगा भाई इसमें, भाई ये पैसा से खर्चना पड़ेगा ना, तभी तो पूसा डिकम्पोज़र परचेज़ करेंगे। सरकार फ्री में दे दे तो बात अलग है, बट यहाँ पे परचेज़ करनी पड़ेगी। और परचेज़ करने से अच्छा यही है कि भाई इकट्ठा करके पराली को एक माचिस लगा दी जाए। तो ये ऐसे भी यहाँ पर दोस्तों कई सारे डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो पराली जलाने के पीछे का क्या कारण है, इससे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या सोल्यूशन है, हर एक एस्पेक्ट में 360 डिग्री के अंदर सारी चीज़ें आपको बताई गई। नाउ अब आते हैं आज के मेंस के क्वेश्चन की तरफ। आज का मेंस का क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? क्वेश्चन यह है, आइडेंटिफाई द इश्यूज रिलेटेड टू स्टबल बर्निंग एंड मेंशन हाउ एन इफेक्टिव पॉलिसी प्लानिंग कैन कन्वर्ट क्राइसिस ऑफ स्टबल बर्निंग इनटू अपॉर्चुनिटी। आपने पहले तो ये बताना है कि जो समस्या है स्टबल बर्निंग को लेकर, पराली जलाने को लेकर जो इससे संबंधित मुद्दे हैं, समस्या हैं, उनके बारे में पहचान करें, उनको बताएं। दूसरा, समस्याओं के साथ साथ आपने बताना है कि एक अच्छी पॉलिसी, एक अच्छी नीति कौन सी हो सकती है, एक अच्छी ऐसी प्लानिंग जिसके माध्यम से हम स्टबल बर्निंग का जो ये पूरा मुद्दा है, जो प्रॉब्लम है, इसको अपने लिए एक अवसर में बदल सकें। इसके लिए हमें क्या करना पड़ सकता है, ये आपने बताना है। तो 250 शब्दों में आंसर लिखना है। एक बार हिंदी में रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट्स भी इसको अच्छे से पढ़कर एक बढ़िया सा आंसर लिख सकें। तो क्वेश्चन है, पराली जलाने से संबंधित मुद्दों की पहचान करें, उल्लेख करें कि कैसे एक प्रभावी नीति नियोजन पराली जलाने के संकट को अवसर में बदल सकता है। 250 शब्दों में आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। आपको फुल फॉर्म लिखना है, मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पर ऑलरेडी 70,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर वहाँ पे सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर को लेकर जब आप सबमिट करोगे तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है दोस्तों, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे, बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। ठीक है, चलो आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आता है हमारा एडिटोरियल डिस्कशन। तो आज एक एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है जो कि बात करता है इजराइल और हमास के इस वॉर के बारे में।
ठीक है, रिवेंज ऑफ ओल्ड वेस्ट एशिया, क्या है ये मैटर, राइटर ने क्या बोला है, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे, है ना। आपका रिवीजन हो जाएगा इसराइल और हमास के वॉर को लेकर। बाकी एक एडिटोरियल ये भी है, ये एडिटोरियल हमारा कल वाला है, आपको याद होगा कल मैंने बोला था कि एक एडिटोरियल हमारा रह जा रहा है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे, तो ये आज हम लोग इसका कवरेज करने वाले हैं। सबसे पहले लेकिन हम लोग अपने इस वाले एडिटोरियल को कवर करेंगे। तो स्टैनली जॉन ने यहाँ पर इस पूरे एडिटोरियल को लिखा है। अब ये क्या बात करते हैं इस पूरे आर्टिकल को लेकर, आओ एक एक करके सारे सेक्शंस को कवर करेंगे। सबसे पहले तो हमारे राइटर साहब बोलते हैं, भाई एक इज़राइल के पर्सन हैं, उनका कहना यह है देयर वॉज नो सच थिंग एज पैलेस्टीनियंस, पैलेस्टीनियन जैसे यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं है। इज़राइल यहाँ पर यह बात बोलता है। इज़राइल और हमास, इनके बीच में लंबे समय से कई सारी वॉर्स हुई हैं। इज़राइल आज जो देश बसा है दोस्तों, अगर आपको पता होगा इज़राइल कहाँ पर है, तो ये आपको नज़र आएगा, ये इंडिया का मैप हुआ। इंडिया के कंपैरिजन में आपने चलना है वेस्ट एशिया में, ये हो गया हमारा पूरा का पूरा वेस्ट एशियन रीजन, ठीक है, या साउथ वेस्ट एशिया भी बोल सकते हो। यहाँ पे आ जाता है आपका टर्की, सीरिया, जॉर्डन, उसके बाद में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इज़राइल। इज़राइल कहाँ पर है, ये आपको नज़र आता है दोस्तों इज़राइल, ठीक है। ये ज़रा सा बीच में जो पोर्शन है ये तो हो जाता है हमारा वेस्ट बैंक, ठीक है, जहाँ पर पैलेस्टीनियंस रहते हैं, या इसको हम लोग पैलेस्तीन के नाम से भी जानते हैं। पीछे इतने एरिया में यहाँ पर गाज़ा पट्टी है, यहाँ पर भी पैलेस्टीनियंस रहते हैं। अभी जो इज़राइल और हमास के बीच में वॉर चल रहा है वो यहाँ पर गाज़ा पट्टी से चल रहा है। हमास क्या है, हमास यहाँ पर एक ऐसा ग्रुप है जिसको कई सारी कंट्रीज़ या खुद इज़राइल भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आतंकवादी संगठन मानता है। हमास बेसिकली इस गाज़ा पट्टी वाले एरिया को कंट्रोल करता है। इस गाज़ा पट्टी में टोटल 20 लाख से कह सकते हो 20 लाख से 25 लाख के आसपास जो लोग हैं वो रहते हैं। ज़रे से एरिया में, बहुत छोटा सा एरिया, इसमें 20 से 25 लाख आज के समय पर रह रहे हैं, ठीक है। तो हमास का कंट्रोल है। हमास का मेन मकसद यह है कि इज़राइल के ऊपर अटैक करना और इज़राइल से वापस से अपनी ज़मीन लेना। वापस से ज़मीन लेने का मतलब क्या है दोस्तों, एक समय पहले यहाँ पर इज़राइल नहीं हुआ करता था, केवल पैलेस्तीन हुआ करता था। धीरे धीरे यहूदियों के ऊपर जब अत्याचार हुआ, हिटलर ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया, यहूदी यहाँ पर बसने लगे और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जब बसे, बाद में यूनाइटेड नेशन का पार्टीशन प्लान आया और यूनाइटेड नेशन के माध्यम से इनको यहाँ पर एक जगह दे दी गई जिसको इन्होंने इज़राइल के नाम से बसाया। फिर अब इज़राइल के नाम से जब बसाया तो आसपास की जो कंट्रीज़ हैं ये सारी की सारी यहाँ पर अरब कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगे, वो सब नाराज़ हुई इनसे, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा था इज़राइल नहीं है, इज़राइल ने यहाँ पर पैलेस्टीनियन की जगह छीनी है। इस चक्कर में यहाँ पर इज़राइल का जो एग्जिस्टेंस है, इसको एक पर्टिकुलर कंट्री, कई सारे देशों ने लंबे समय तक इसको माना ही नहीं। बट आज के समय पर कई सारे अलग अलग कंट्रीज़ हैं जो कि इज़राइल को एक प्रॉपर देश मानते हैं। इवन यहाँ पे अरब नेशंस भी हैं, जॉर्डन, ये सब कंट्रीज़ भी आपको देखने को मिल जाएंगी जो कि इज़राइल को एक पर्टिकुलर कंट्री मानती हैं। लेकिन दोस्तों अभी यहाँ पर क्या है कि अभी पैलेस्टीनियंस जब अलग हुए ना, तो पैलेस्टीनियंस ने काफ़ी बार कोशिश की, इनके बीच में वॉर होती रही, छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहीं कि भाई इज़राइल को वापस से लिया जाए, सॉरी ये जो जगह है पैलेस्टीन की वापस से लिया जाए। अब वॉर होती रही तो यहाँ पर पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट मिला, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, इन सब कंट्रीज़ का सपोर्ट मिलने लगा, तो इनके बीच में वॉर भी हो चुकी है, लड़ाइयाँ भी हुई, और कई सारे युद्ध जब हुए तो इज़राइल ने हर एक युद्ध में इन सबको हरा दिया, सबको हराया युद्ध में। और हराते हराते इज़राइल ने और एरियाज़ कब्जाए, कब्जाते कब्जाते यहाँ पर आज के समय पर इज़राइल एक बड़ा सा देश यहाँ पर बन चुका है। और अभी आने वाले समय पर इज़राइल का मैप और चेंज होगा, गाज़ा पट्टी का भी बहुत सारा एरिया इज़राइल ने खाली करवा दिया है, वो एरिया भी कहीं ना कहीं इज़राइल में ऐड होने वाला है। तो ये तो हुआ इतिहास। तो दोस्तों यहीं पर बात की जा रही है, ये बात है 15 जून 1969 की। तो 15 जून 1969 में यहाँ पर दोस्तों 6 डे वॉर का सेकेंड एनिवर्सरी यहाँ पर देखा जा रहा था। 6 डे वॉर आपको पता होना चाहिए, 6 दिन का पूरा युद्ध चला था, जहाँ पे अरब नेशंस और इज़राइल भिड़ चुके थे। इज़राइल ने उस युद्ध को पूरी तरह से जीता। इज़राइल ने बहुत सारे एरियाज़ और अपने कंट्रोल में ले लिए दोस्तों। फिर 1948 से लेकर 1949, 1948 से 1949, ये पहला अरब इज़राइली वॉर था जहाँ पे अरब नेशंस के साथ में इज़राइल लड़ रहा था। और लड़ते लड़ते इज़राइल ने जीत हासिल करते करते 23% और ज़्यादा टेरिटरीज़ को कब्जा लिया, अपने देश के अंदर में ऐड कर लिया। वेस्ट जेरूसलम भी यहाँ पर इज़राइल में ऐड हो गया। फिर दोस्तों प्रॉब्लम्स ये बढ़ती हुई चली गई। और मैं आपको बता दूं, इससे यानी जो 1948 में जो ये वॉर हुआ था ना, इससे एक साल पहले 1947 में ऑलरेडी यूनाइटेड नेशन एक पार्टीशन प्लान लेकर आ चुका था और उसने यहाँ पर बांट दिया था, कुछ हिस्सा ज्यूज़ को दिया, जिसके माध्यम से यहाँ पर यहूदियों ने अपना जो देश है वो इज़राइल बनाया। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम्स ये हैं कि कई सारी कंट्रीज़ फॉर एग्जांपल कोशिश करती हैं कि इज़राइल से वापस अपनी ज़मीन ली जाए, इज़राइल को हटाया जाए, इज़राइल को समाप्त कर दिया जाए, इज़राइल देश का नाम मिटा दिया जाए। तो राइटर बोलते हैं वो नाम मिटाना इतना आसान नहीं है।
अब यहाँ पे उसका एग्जिस्टेंस माना जाता है। और अगर यहाँ पे एक दूसरे को मिटाने में लगे रहोगे तो कहीं ना कहीं ये जो युद्ध है ये एस्केलेट होगा, बढ़ता रहेगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। युद्ध को सॉल्व करने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखना पड़ेगा। फिर राइटर बोलते हैं कि 1967 की अगर हम लोग दोस्तों बात करते हैं, 1967 में इजराइल ने वेस्ट बैंक हो गया, ईस्ट जेरूसलम जॉर्डन का हो गया, गाज़ा पट्टी हो गया, इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला हो गया, सीरिया का गोलन हाइट हो गया, ये सब कब्जा लिया। क्यों? ये सब लड़ रहे थे इसराइल से। इसराइल ने सबके ऊपर अटैक किया, सबके एरियाज कब्जा लिए। अब पैलेस्टीनियन टेरिटरीज पूरी तरह से इसराइल के कब्जे में आ चुकी थी। गाज़ा पट्टी भी एक समय पर इसराइल के कब्जे में था, वो तो 2005 में इसराइल ने उसको छोड़ दिया गाज़ा पट्टी को। फिर वहाँ पे सरकार बनी, हमास आया 2007 में, और 2007 से अभी तक हमास जो है पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है गाज़ा पट्टी को। और हमास यहाँ पे चाहता है इसराइल का वजूद ख़त्म करके यहाँ पर हम लोग वापिस से पैलेस्टीन इसको बना दें। इस चक्कर में हमास वहाँ से अटैक करता है, उसके बदले में इसराइल अटैक करता है। इसराइल जब अटैक करता है तो वहाँ पे इनोसेंट पीपल की जान जाती है। इसराइल के पास में टेक्नोलॉजी बाकी सारी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी है, वो अपने दुश्मन के रॉकेट्स को हवा में मार कर गिरा सकता है। अभी फिलहाल बहुत सारे रॉकेट रिलीज़ करते हैं, हमास ने बहुत सारे रॉकेट छोड़े थे, एक साथ 5000 रॉकेट छोड़े थे, जिसकी वजह से कुछ रॉकेट्स इसराइल में गिर गए। आयरन डोम सबको हिट नहीं कर पाया, बट फिर भी यहाँ पर काफ़ी हद तक उसने लोगों को बचाया। तो इसराइल के पास में ऑलरेडी टेक्नोलॉजी अच्छी है। बट प्रॉब्लम यह है कि 7 अक्टूबर को दोस्तों सुबह 7 अक्टूबर को खासकर यहाँ पे बात की जा रही है, हमास की साइड से बहुत सारे रॉकेट दागे जाते हैं, ठीक है, जिसमें 1400 लोगों की जान गई, इसराइल के बहुत सारे लोगों की जान गई। और फिर गाज़ा पट्टी पे इसराइल ने इधर से रॉकेट दागे। जब इसराइल ने रॉकेट दागे तो लगभग कह सकते हो अभी तक 27 दिन हो चुके हैं। 27 दिन में 9000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है, पैलेस्टीनियंस की, जिसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, ठीक है। तो इन सब के पीछे का रीज़न यहाँ पर हमास। राइटर बोलते हैं हमास ने यहाँ पर पहले अटैक किया, फर्स्ट यहाँ पर हमास ने यहाँ पर अटैक किया। वो जो अटैक है वो सही नहीं था, क्योंकि अगर अब आप सोच रहे हो कि इसराइल को ख़त्म कर दिया जाएगा तो ऐसा यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और इसराइल भी अगर सोच रहा है कि हमास को ख़त्म कर देंगे तो वैसा ही पॉसिबल नहीं है। हमास की जो आइडियोलॉजीज़ हैं वो आइडियोलॉजीज़ पूरे अरब नेशंस में फैली हुई हैं, आसपास की कंट्रीज़ में फैली हुई हैं, तो एक दूसरे को कोई भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकता। तो इस टॉपिक पर आपस में भिड़ने से अच्छा क्या रहेगा? बैठकर कॉम्प्रोमाइज़ करना। बैठकर कॉम्प्रोमाइज़ करके मामले को सुलझा लेते हैं तो इससे इनोसेंट लोगों की जान तो नहीं जाएगी ना। और ये सही बात है, जो मासूम लोग हैं वो तो यहाँ पे बच जाएंगे ना, नहीं तो फिर अभी ये डिस्ट्रक्शन बढ़ता चले जा रहा है। कल मैंने आपको पढ़ाया था येमेन नाम का जो देश है वो भी इस वॉर में उतर रहा है धीरे धीरे। उन्होंने यहाँ पर इसराइल के ऊपर हमला किया। और यहाँ पे ईरान का भी एक बहुत बड़ा रोल है दोस्तों, क्योंकि हमास को अगर कोई सपोर्ट मिल रहा है तो ईरान से मिल रहा है। ऐसे यहाँ पर एक और ग्रुप है हिजबुल्लाह, वो लेबनान में ऊपर, उसको भी सपोर्ट मिल रहा है तो ईरान की साइड से मिल रहा है। ईरान यहाँ पर इन ग्रुप्स को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर ये सिचुएशन हमने ना रोकी कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद में, क्योंकि बीच में कई बार कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, आपको पता होगा पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO भी बनाया गया था। इस बॉडी के साथ में डिस्कशन हुए इसराइल के, कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद में PLO ने यहाँ पर क्या किया, इसराइल को एक देश का वजूद दिया, एक देश माना, मामला सेटल हो गया। लेकिन हमास ने यहाँ पर इसराइल को कभी भी एक पर्टिकुलर कंट्री नहीं माना। हमास अभी भी यहाँ पर फोकस करता है कि इसराइल जो है पैलेस्टीन के ऊपर बसा हुआ है, तो हमें यहाँ पर इसराइल को हटाना है। बस वही आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं इस वॉर को बढ़ा रही है। और राइटर बोलते हैं यहीं पर ना ईरान फैक्टर भी सबसे बड़ा है। ईरान भी एक बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। ईरान कहाँ पर है? ईरान ये आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। ईरान से इसराइल इतना दूर है, फिर भी ईरान चाहता है अपना वेस्ट एशिया के अंदर दबदबा बनाना। और इसी वजह से ईरान यहाँ पर कई सारे ग्रुप्स को पनपा रहा है। फॉर एग्जाम्पल लेबनान के अंदर में हिजबुल्लाह, उसके बाद में गाज़ा पट्टी में हमास ग्रुप बना दिया। येमेन में जो यहाँ पर आप कह सकते हो इधर कौन सा है, हूदी रेबल्स है ना, हूदी रेबल्स को यहाँ पे ईरान सपोर्ट करता है। तो ईरान ने यहाँ पर इस तरीके से अपने कई सारे जो ग्रुप्स हैं वो पूरे के पूरे वेस्ट एशिया के अंदर में फैला रखे हैं। ईरान एक लंबे समय से एक सपोर्टर रहा है आप कह सकते हो। और मैं आपको बता दूं इसराइल का एक दुश्मन देश भी रहा है। इसराइल हमास को भी सपोर्ट कर रहा है, उसके बाद पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद को भी सपोर्ट कर रहा है। जो 7 अक्टूबर को अटैक हुआ है वहाँ पर ईरान का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। ईरान हर जगह पर इन सबको सपोर्ट कर रहा है। क्यों? ईरान चाहता है क्योंकि अमेरिका से जो डोमिनेटेड कंट्रीज़ हैं उनको टक्कर देना। आपको पता है इसराइल और USA कट्टर दोस्त हैं, सऊदी अरेबिया अमेरिका कट्टर दोस्त हैं। तो ईरान सऊदी अरेबिया से भी बहुत चढ़ता है। सऊदी अरेबिया के ऊपर भी येमेन के अंदर भी इसने एक ऑर्गेनाइजेशन बैठाया, यहाँ पे हूदी रेबल बैठाया, उससे माध्यम से अटैक करता है, ठीक है ये। और आपको पता है ईरान और USA दोनों कट्टर दुश्मन आपको नज़र आते हैं।
तो ईरान चाहता है अपना दबदबा बनाना वेस्ट एशिया में। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएस का जो सुपरविजन है इस एरिया के अंदर बड़े बड़े देशों के ऊपर में, यूएस का सुपरविजन खत्म करने की कोशिश करता है ईरान। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिल जाता है। तो ईरान भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर, बट खाली वो है प्रॉपर दिखाई नहीं पड़ रहा है लोगों को, बट पीछे से ईरान का एक बहुत बड़ा सपोर्ट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर एरिया में शांति नहीं बैठ पा रही है, क्योंकि ईरान ने कई सारे ग्रुप्स यहाँ पर एस्टेब्लिश कर रखे हैं आसपास में। समझ गए? तो दोस्तों ये यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। तो ये दुनिया की पावरफुल कंट्रीज़ हैं। इजराइल हो गया, डिफेंस के मामले में पावरफुल कंट्री है, नो डाउट, और ऊपर से एक और दुनिया की पावरफुल कंट्री अमेरिका का सपोर्ट है इजराइल के पास में। तो इजराइल अब ये कह सकते हो कि ये सोच लो कि आज के समय के बाद ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता। अगर कई सारे लोग सोच रहे हैं कि इजराइल को यहाँ पे ख़त्म कर देंगे पूरी तरह से, तो ऐसा नहीं हो सकता है। इजराइल आज के समय पर अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर है, उसके पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है। मैसिव एयर पावर, बैलिस्टिक मिसाइल्स, दूसरे वेपन्स आपको देखने को मिलेंगे। तो टक्कर लेना ऑब्वियस ही बात है, बहुत बड़ा खतरा है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। और इसी वजह से जो कई सारी कंट्रीज़ हैं, कई सारी कंट्रीज़ में दोस्तों यहाँ पे इजिप्ट, जॉर्डन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई, बहरीन, सूडान, मोरक्को, इन सभी कंट्रीज़, जो ये सभी कंट्रीज़ पहले इजराइल का विरोध करती थी, सब ने धीरे धीरे इजराइल को एक देश मानना शुरू कर दिया, सब ने अपने रिलेशंस को मेंटेन कर लिए। और अभी सऊदी अरेबिया भी यहाँ पर इजराइल के साथ में रिलेशंस मेंटेन करता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अब सबको पता है ऐसा जो वजूद बना लिया है उसको ख़त्म करना थोड़ा मुश्किल है। और इजराइल को भी समझना होगा कि अगर वो सोच रहा है कि हमास को जड़ से ख़त्म कर दूंगा, तो वो ख़त्म हो नहीं पाएगा। वो आइडियोलॉजीज़ अभी भी चलती रहेंगी आसपास के पैलेस्टीनियंस में। समझ गए? तो इससे अच्छा है बैठकर कॉम्प्रोमाइज़ करके उस पूरे मामले को रफा दफा करा जा सकता है, सुलझाया जा सकता है, जिससे इनोसेंट लोगों को बचाया जा सके। समझ गए ना? आगे आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल पर। अगला एडिटोरियल यहाँ पर जो है, यहाँ पे हमारे राइटर बात करते हैं वेमेंस फ्रीडम टू रिप्रोडक्टिव चॉइसेस के बारे में। पहले मैं आपको समझाता हूँ मैटर क्या है, क्या खबर अभी चर्चा में चल रही है। दोस्तों, एक महिला, एक वेमेन सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर पिटीशन डालने के बाद में उनकी मांग ये थी कि उनको एबॉर्शन करवाना है। ठीक है, उनको एबॉर्शन करवाना है, ये यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से मांग की। लेकिन जब एबॉर्शन की पिटीशन डाली गई तब तक उनको 26 सप्ताह 26 वीक्स के आसपास हो चुके थे। 26 सप्ताह। सुप्रीम कोर्ट ने पहली पिटीशन में, पहली सुनवाई में तो बोल दिया चलो ठीक है, यहाँ पर हम लोग अप्रूवल देते हैं, बट फिर ये जो है, आपको पता है एबॉर्शन करवाना इतना आसान नहीं होता। पूरी टीम के पास में मैटर पहुंचता है, मेडिकल टीम के पास में। वो मेडिकल टीम यहाँ पर ये देखती है कि अगर बच्चा, मान लो इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी है, ठीक है, एबनॉर्मल है या कोई और इशू है, तो यहाँ पर इसका एबॉर्शन करवाया जा सकता है। बट अगर कोई यहाँ पर एबनॉर्मेलिटीज़ वगैरह कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये एबॉर्शन नहीं करवा सकते। क्योंकि दोस्तों अगर हम प्रॉपर कानून भी देखें, जो हमारा MTP एक्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 1971 का, दोस्तों ये प्रॉपर कानून है। इस कानून के तहत बोला गया है कि आप 24 सप्ताह तक, यानी 24 वीक्स तक यहाँ पर एबॉर्शन करवा सकते हो, 24 सप्ताह के बाद नहीं करवा सकते। और 24 सप्ताह तक भी तभी करवा सकते हो जब कोई बच्चा एबनॉर्मल होगा, या आप कह सकते हो कि बच्चे को बर्थ देते वक्त माँ की जान को खतरा है। अगर ऐसा कुछ हो सकता है तभी यहाँ पर वो एबॉर्शन हो सकता है, टर्मिनेट करवाया जा सकता है, उसके अलावा नहीं। लेकिन यहाँ पर महिला की कंडीशन में 26 सप्ताह हो चुके थे और बच्चा नॉर्मल था पूरी तरह से। तो सुप्रीम कोर्ट के पास में जब दोबारा मैटर पहुँचा, सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनवाई की, तो यहाँ पर इसको अप्रूवल नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं, यहाँ पर जो बच्चा है, जो अनबॉर्न चाइल्ड, जो ये पैदा नहीं हुआ है, उसके भी अपने राइट्स हैं, चाइल्ड राइट्स हैं, ठीक है। उन राइट्स का वॉयलेशन हम नहीं कर सकते। वो बच्चा एक वायबल फोटस है, पूरी तरह से अब बच्चे का रूप ले रहा है, प्रॉपर नॉर्मल बच्चा है, तो हम उसको यहाँ पर ऐसे अबॉर्शन करवाने के लिए, ऐसे यहाँ पर उस बच्चे को कह सकते हो टर्मिनेट करने के लिए नहीं बोल सकते। ये बात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दी। अब क्या हुआ, वेमेन को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं होने लगी, कई सारे यहाँ पर आर्टिकल्स लिखे गए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो राइटर हैं सोरित साहब, ये मेंशन करते हैं, खुद यहाँ पर एडवोकेट हैं, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट मद्रास हाई कोर्ट के अंदर में। इनका कहना यहाँ पर यह है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। वेमेन के भी तो अपने राइट्स हैं ना, वेमेन के पास में अपने राइट्स हैं, फ्रीडम टू रिप्रोडक्टिव चॉइस। उनकी भी तो मर्जी होनी चाहिए ना कि उनको बच्चा वो पैदा करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो वो भी यहाँ पर सुनना चाहिए था, क्योंकि दोस्तों ये जो महिला है आपको दिख रही हैं, ये एक प्रॉब्लम से भी गुजर रही थी, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो जजमेंट है वो यहाँ पर फेल हो चुका है, ऐसा यहाँ पर राइटर बोलते हैं।
क्योंकि जो फोटस है क्योंकि कोर्ट का कहना यह है कि जो फोटस है, जो ये बच्चा बन रहा था, वो वाइबल है भाई, नॉर्मल है और वो सर्वाइव कर सकता है, अभी भी सर्वाइव कर सकता है। लेट हो चुका है इस एबॉर्शन को लेकर, तो पहले क्यों नहीं बताया चला? पहले बताते ही तो सही रहता ना। ये 26 सप्ताह तक आप कहाँ थे? इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने खुद महिला से बोला। ठीक है, ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। अब यहाँ पे जो राइटर हैं, ये वकील साहब जो हैं, ये बोलते हैं कोर्ट ने सही से एग्जाम भी नहीं किया लॉस को। सबसे पहली चीज़, जो एमटीपी एक्ट है, ये इस एमटीपी एक्ट का हवाला दे दिया कि भाई एमटीपी एक्ट के तहत भी अब आप एबॉर्शन नहीं करवा सकते। लेकिन एमटीपी एक्ट के दोस्तों अगर आप देखते हो तो वो भी यहाँ पर एक फ्रीडम देता है। फ्रीडम किस चीज़ को लेकर देता है? रिप्रोडक्टिव चॉइस को लेकर। और कई सारे ऑलरेडी जजमेंट्स आ चुके हैं जहाँ पर मेंशन कर रखा है कि भाई यहाँ पर इस प्रकार का जो राइट है अपना रिप्रोडक्टिव चॉइस का, वो यहाँ पर है महिलाओं को। तो जब है तो यहाँ पर उसका यूज़ क्यों नहीं किया गया? तो इन फैक्ट्स को कंसिडर करते हुए यहाँ पर जो पेटिशनर है, जिन्होंने पेटिशन डाला था, 27 साल की मैरिड वेमेन है, इनके ऑलरेडी 2 बच्चे हैं। ठीक है, इनके ऑलरेडी 2 बच्चे हैं। तो अभी यहाँ पर ये 3rd बच्चा है जिसको लेकर, एबॉर्शन को लेकर ये बात चल रही है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इनको प्रेगनेंसी के बारे में, अपनी प्रेगनेंसी के बारे में तब पता चला जब 20 सप्ताह हो चुके थे, यानी थोड़ा सा देरी हो चुकी थी, तब उसके बाद पता चला। क्योंकि इनको यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी लैक्टेशनल एमेर्निया की। ठीक है, एक ऐसी कंडीशन जहाँ पर जो वेमेन है, जो ब्रेस्ट फीडिंग है, ठीक है, वो यहाँ पर एमनोरिक सिचुएशन से गुजर जाती हैं। यहाँ पर जो मेंस्ट्रुएशन होता है, पीरियड्स होता है, उसके बारे में नहीं पता चलता। ठीक है, तो पिटिशनर ने यहाँ पे सबमिट किया कोर्ट के सामने कई सारी चीज़ों को, और यहाँ पे ये बोला कि देखो वो जब अल्ट्रासाउंड करवा रही थी तो उस दौरान यहाँ पर इनको पता चला, और थोड़ा समय हो चुका था, तो 24 सप्ताह हो चुके थे। तो उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे प्रेगनेंसी के बारे में जब पता चला, इन्होंने हस्बैंड के साथ में डिस्कस किया, तो इनका कहना यह है कि देखिए हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम यहाँ पर 3rd बच्चे को भी पाल सकें। ठीक है, हस्बैंड की इतनी सैलरी नहीं है, हमारी इतनी इनकम नहीं कि हम उसको आगे उसका पालन पोषण अच्छी तरीके से कर सकें। तो इस चक्कर में वो अबॉर्शन करवाना चाहती थी, बट अबॉर्शन थोड़ा सा लेट हो गया दोस्तों। ठीक है, अब थोड़ा सा लेट हो गया, इसी वजह से जो प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही हैं। तो कोर्ट कह रहा है कहाँ थे तुम? अब यहाँ पर वो कुछ करवा नहीं सकती, क्योंकि थोड़ा सा जो बच्चा है, एक तो डिले हो चुका है, बच्चा नॉर्मल है। बच्चा अगर एबनॉर्मल होता तो भी यहाँ पर एक बार को सोचा जा सकता था, एबॉर्शन करवाया जा सकता था। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम यहाँ पर नज़र आ रही है। तो राइटर बोलते हैं कि देखिए वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम से सफ़र करी, काफ़ी सारे चीज़ों से सफ़र करी। ठीक है, और वो आने वाले समय पर और प्रॉब्लम से उसको सफ़र कर सकती हैं। भाई वो डिप्रेशन में है, उनकी मेंटल कंडीशन ऐसी है कि वो एक 3rd बच्चे को नहीं पाल सकती, आगे ग्रो नहीं कर सकती। उनके हस्बैंड की इतनी यहाँ पे अर्निंग्स नहीं है, फैमिली की अर्निंग इतना नहीं है, तो वहाँ पे 3rd चाइल्ड केयर का पूरी तरह से उसका ध्यान रखना वो यहाँ पर वो अफोर्ड नहीं कर सकती। तो आपने ये समझना होगा, इससे यहाँ पर वो और डिप्रेशन में जा सकती हैं, उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन बट कोर्ट ने यहाँ पर क्या किया? कोर्ट ने कह सकते हो एबॉर्शन की जो अप्रूवल है वो नहीं दी, एबॉर्शन करवाने से मना कर दिया। तो यहाँ पर वेमेन चॉइस कहाँ गई? वेमेन चॉइस के ऊपर भी हमको ध्यान देना चाहिए था। राइटर बोलते हैं कि भाई पहले के कुछ केसेस हैं जहाँ पर पहले के केसेस पे स्पेशल फोकस किया गया है महिला के मेंटल हेल्थ के ऊपर, कि उनके मेंटल हेल्थ के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। लेकिन यहाँ पर क्या है, उनके मेंटल हेल्थ के ऊपर ही एक सबसे बड़ा इशू पड़ रहा है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ यहाँ पर बात करता है। ठीक है, कई सारे आर्टिकल्स ऐसे भी हैं जो कि हमारी यहाँ पर वेमेन जो हैं उनके पास में राइट्स है अपने बॉडी, अपने माइंड की ऑटोनॉमी को लेकर, और यही राइट हमारे वेमेन को भी अलाउ करता है, क्योंकि उनके पास में कंप्लीट फ्रीडम है रिप्रोडक्टिव चॉइसेस को लेकर। उनके पास में वो चॉइस है कि वो यहाँ पर उस बच्चे को जन्म दें या ना दें, क्योंकि एट द लास्ट वो बच्चा पालना किसने है? एट द लास्ट वो बच्चा पालना उन्हीं महिला को है जो यहाँ पर पैदा कर रही हैं। आप तो अपना डिसीजन दे रहे हो, लेकिन स्थिति क्या रहेगी बाद में, ये भी तो आगे का सोचना चाहिए। ठीक है, बाकी दोस्तों उसके बाद उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर, फिजिकल हेल्थ के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, ये भी हमें सोचना चाहिए। कोर्ट ने यहाँ पर वो मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ वाला कॉन्सेप्ट पूरा हटा दिया। तो हर एक ऑप्शन को लेकर अगर डिसीजन लिया जाता तो डिसीजन कहीं ना कहीं महिला के फेवर में जाता। बट वेमेन का जो ये राइट टू रिप्रोडक्टिव चॉइस है वो कहीं ना कहीं आज के समय पर काम नहीं आया। और सबसे ज़्यादा डैमेजिंग दोस्तों यहाँ पर ये देखने को मिल जाता है कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, ये जो आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट्स हैं, ये आपके मौलिक अधिकार हैं, है ना। राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन, राइट टू लाइफ, ये सारे राइट्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं। कई सारे एक्ट जो कि यहाँ पर इन राइट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या अब यहाँ पर ये डिसीजन सुनाते हुए इन राइट्स के ऊपर ध्यान दिया गया था या नहीं दिया गया था, ये भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। ठीक है,
अब यहाँ पर जो ये प्रेग्नेंट वेमेन हैं इनके मेंटल हेल्थ के ऊपर और बहुत बड़ा स्ट्रेस पड़ता हुआ नजर आएगा ये सारी चीज़ों को देखने के बाद में। तो हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे इस केस में जो बाकी सारे एस्पेक्ट थे जिसके ऊपर हमने जोर नहीं दिया उसके ऊपर भी जोर देना चाहिए था, और जोर देते वेमेन की जो फ्रीडम है टू मेक रिप्रोडक्टिव चॉइसेस उसके ऊपर जोर देते तो ऑब्वियस सी बात है एक बढ़िया डिसीजन यहाँ पर निकल कर आता, कुछ नई चीज़ हमको यहाँ पर निकल कर आके पता चलती। ठीक है, हो सकता था तो ये डिसीजन है वो यहाँ पर महिला के फेवर में जाता, बट आज के समय पर यह अबॉर्शन के लिए मना किया तो ये प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं और ज़्यादा इंक्रीज हो सकती हैं उन महिला के लिए, ऐसा यहाँ पर राइटर का कहना है। आई होप दोस्तों आपको ये पूरा का पूरा जो ट्यूटोरियल है वो क्लियर हो चुका है कि एग्जैक्टली क्या है पर्टिकुलर इशू। बहुत ही सिंपलेस्ट वे में मैंने आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। चलिए आते हैं प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये था, अबे कहाँ गया क्वेश्चन, जी ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है 2015 का कि बताओ इन चारों में से कौन सी भाषा ऐसी है जिसको हाल ही में एक क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए ओडिया। ओडिया को यहाँ पर क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस रिसेंटली दिया गया है। ठीक है, नाउ मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।